अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के किरने विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल पेरेंटिंग पे, और ये सक्सेसफुल पेरेंटिंग का ये थर्ड एपिसोड है। हम बात करेंगे, देखते हैं क्या बात होती है सक्सेसफुल पेरेंटिंग पे। ये इमोशनल एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे आज। एटीट्यूड, बिहेवियर और कल्चर, ये तीन चीज़ें हैं जिसके बेसिस के ऊपर एक फैमिली का यूनिट बनता है। एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ट्रस्टवर्दी हो सकता है, अनबियास हो सकता है, वो अभी हम बात करते हैं। उसी तरह से बिहेवियर है, उसी तरह से कल्चर है। और ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर एक माशरा तख्लीक पाता है या फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं इसको। एटीट्यूड जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, ट्रस्टवर्दी या एनवियस या एनवायस। और ये चार किस्म के लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और दूसरों की खामियां निकालते हैं। कुछ लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं, जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों से हासिद होते हैं, जलन करते हैं, हसद करते हैं। तो ये चार किस्म के लोग हैं जिनका ये एटीट्यूड रहता है। बिहेवियर जो है वो एक्शन और रिएक्शन का नाम है। किसी के साथ आप जो बात करते हैं या बिहेवियर रखते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपका एक्शन है जो आप इनिशिएट करते हैं। और फिर अगर किसी ने आपको कोई बात कह दी तो उसको आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। और ये बिहेवियर का पार्ट है। लव, एफेक्शन, पैशन होना चाहिए बच्चों के साथ, ख़ास तौर पर। कॉम्पैशन का मतलब है किसी के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी करना या कॉम्पैशन करना, उसके साथ रहमदिली के साथ पेश आना। इंटीमेसी, क़ुर्बत को कहते हैं, काइंडनेस रहमदिली को कहते हैं। सिंपैथी आप समझते हैं, एम्पैथी जो है वो किसी और के पोजीशन पे रह करके कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्यों करता है, अगर उसने ये बात कह दी तो क्यों कह दी, ये एम्पैथी है। और इन तमाम चीज़ों से बेसिस पे आप एक शख्स को कंसिडर करते हैं, उसका बिहेवियर कंसिडर करते हैं। जो लव है उसमें ख़ास तौर पर जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं या अदरवाइज़ बात करते हैं, तो पेरेंट्स का जो लव होता है बच्चों के लिए उसको हम स्टोर्ज कहते हैं। और जो मैनकाइंड के लिए लव होता है उसको हम अगैप कहते हैं। तो ये दोनों किस्म के लव इंसान के अंदर होना चाहिए। और लव जो है वो, मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि जो सबसे कारामद हरवा है या सबसे कारामद चीज़ है या सबसे बेहतरीन चीज़ है दुनिया में, वो लव है। लव एक कैटलिस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इमिटेशन से लेके फ्रीडम के लिए। कोई भी शख्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, उसको अपने फेवर में करना हो, उसकी बातें आप ऐसा करें कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात समझे, आपको फेवर करना शुरू कर दे, तो ये लव कैटलिस्ट के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करेंगे लव को। और फिर वो एक ऐसा कैटलिस्ट होगा कि दूसरों को के ज़रिए से आप तमाम काम निकाल सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। बच्चों को भी अगर आप कोई बात मनवाना चाहते हैं तो लव के ज़रिए से मनवा सकते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए से बहुत सारे बच्चे नहीं मानते, और ये होना भी नहीं चाहिए कि आप उनको ज़बरदस्ती करें। और अगर आपने लव को मिसमैनेज किया तो उसमें खौफ आएगा, बच्चों में एंगर आएगा, गुस्सा आएगा, वो एजिटेशन होगी, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा। और बच्चों के अंदर ये चीज़ें होना दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लव जो है वो हमेशा बच्चों को आप लव दें। और जितनी बातें आप बच्चों से करना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं,
वो लव के ज़रिए से आप मनवाएं। और इन तमाम जो बात हमने की है एटीट्यूड और बिहेवियर के बेसिस के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर कल्चर फॉर्म होता है किसी घर में। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है और बिहेवियर भी अच्छा है, एक्शन ओरिएंटेड है और उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, तो ये पूरे घर में एक कल्चर बनेगा, एक घर का और एक ख़ानदान का। तो जो भी है वो कल्चर इसी तरीके से फॉर्म होता है। अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो नेगेटिव कल्चर फॉर्म होगा, पॉजिटिव बातें करेंगे पॉजिटिव कल्चर फॉर्म होगा। अगर आप ट्रस्टवर्दी बनेंगे खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो बच्चे भी ट्रस्ट करना सीखेंगे और वो भी ट्रस्टवर्दी बनेंगे। अगर आप उनको इन्वायर्स पर बनाएंगे तो दूसरों के साथ हसद करना सिखाएंगे, दूसरों के साथ जो है वो बुराई करना सिखाएंगे, तो फिर वो बच्चे भी उसी तरीके से परवान चढ़ेंगे। और ये इसी तरीके से घर का एक कल्चर होता है जिसके लिए माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कल्चर को डेवलप करने में या बनाने में। अब हम बात करते हैं इमोशनल हाइजीन, इमोशनल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और इमोशनल बजट की। तो इमोशनल हाइजीन जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरीके से फिज़िकल हाइजीन है और उसमें आप अपनी सफाई करते हैं जिस्म की, उसी तरीके से इमोशनल की भी हाइजीन होती है और उसमें आप जो है वो देखते हैं कि आपका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो क्या है और इमोशनली बैलेंस्ड रहें। और अगर आपके अंदर इमोशनल हाइजीन अगर दुरुस्त है तो फिर एंग्जाइटी नहीं होगी, इरिटेबिलिटी नहीं होगी, सेक्स ड्राइव भी जो है वो नॉर्मल रहेगा, मेमोरी नॉर्मल रहेगी, कंपल्सिव बिहेवियर नहीं होगा और मूड चेंजेस या मूड स्विंग जो कहते हैं अक्सर, एकदम से गुस्सा आ जाता है और एकदम से जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसा नहीं होगा अगर आपका इमोशनल हाइजीन बैलेंस्ड है। और अगर इमोशनल हाइजीन बैलेंस्ड है तो फिर इमोशनल स्टेबिलिटी होगी और उसके बाद फिर इमोशनल हेल्थ होगा, जो कि इमोशनली जो हेल्दी लोग हैं उनके थॉट्स और फीलिंग्स और बिहेवियर जो है वो नॉर्मल होते हैं। वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और जो ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं उसको बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं। उनके अंदर कोपिंग एटीट्यूड होता है, वो किसी भी हालत को, किसी भी सूरत हाल को अच्छे तरीके से कोप अप करने की सलाहियत रखते हैं। और जब ये सारी बातें होती हैं तो फिर इमोशनल वेलबीइंग होता है और इमोशनल वेलबीइंग जो है वो उसमें पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, मूड्स होते हैं, थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं और फिर एडेप्टेशन होती है। किसी भी बुरे हालात में एडेप्ट करते हैं, उसमें समझौता कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो एडवर्सिटी होती है या जो मुखालिफ बातें होती हैं उसको भी वो एडजस्ट कर लेते हैं और उसको फेस करते हैं अच्छे तरीके से। इमोशनल वेलबीइंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रेजिलियंस है और रेजिलियंस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी ख़राब माहौल, ख़राब या एडवर्स माहौल में से निकल करके कितनी जल्दी आप फिर दोबारा एक नए मिशन के साथ, एक नए जज्बे के साथ काम शुरू कर देते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो रेजिलियंस है, यानी गिरने के बाद फ़ौरन उठना जो है वो रेजिलियंस है। अगर किसी प्रोजेक्ट में किसी जगह आपको नाकामी हुई है तो फ़ौरन उठ करके आप दोबारा दूसरा काम शुरू करें। और यही हाल बच्चों का है कि बच्चे जब गिर जाते हैं तो उनको देखिए कि वो कितनी जल्दी अपने पैरों पे दोबारा खड़े होकर के अपना जो काम है वो करना शुरू कर देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इमोशनली बैलेंस्ड भी हैं और उनके अंदर रेजिलियंस भी है। इमोशनल वेलबीइंग जो है वो आपको स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप यानी बनाने में मदद करता है। यानी चाहे वो जो रिलेशनशिप है वो फैमिली के अंदर हो या फैमिली के बाहर हो, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, इन सब का जो रिलेशनशिप है वो अगर इमोशनल वेलबीइंग अच्छा है तो वो ये रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग रहेगा।
और उसके बाद लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एम्पैथी होगा, ह्यूमर होगा और कॉम्पेशन इंक्रीज़ करेगा। एम्पैथी से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर कोई छोटा भाई है, उसका उसका होमवर्क नहीं हुआ, बड़ी बहन है उसकी, तो उसने उसको हेल्प कर दिया कि अच्छा तुम्हारे से नहीं हो रहा है काम, तो मैं बता देता हूँ कि ये काम कैसे होगा। तो ये एम्पैथेटिक है, एम्पैथी हम इसको कह सकते हैं। और इस तरीके से इंसान जो है वो दूसरों को कम दूसरों के बारे में राय पेश करता है और जज करता है, और उससे ज़्यादा प्यार कर करके उसके साथ बिहेव करता है। अगर इमोशनल बीइंग को आप बेहतर करना चाहते हैं तो दूसरों के साथ कनेक्ट करें, अपनी फैमिली से मोहब्बत करें, दूसरों को माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, और दूसरों के लिए काम करें। आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, दूसरों को के लिए कंट्रीब्यूट करें। जो भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। और अपने साथ भी आप काइंड रहें, रहमदिल रहें, और अपने आप को अच्छे तरीके से डील करें। अपने ऊपर आप कोई ज़्यादती ना करें, कोई जुल्म ना करें, और अपना सेल्फ केयर करें। अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस रखिए कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपकी तालीम क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी सलाहियत क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और उसी हिसाब से आप दुनिया को फेस करें, और दुनिया में जो काम करेंगे आप वो उसी हिसाब से करें। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।